हिंदी विभाग प्रस्तुत मिशन 35 लोक भारती हिंदी के अंतर्गत 80% यानी 80 अंक का हमें कृति पत्रिका होती है। उसके अंतर्गत हमें 35 मार्क की प्राप्ति कैसे करनी है, इसकी हम आज जानकारी लेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि विभाग 1 गद्य है, विभाग 2 पद्य है, विभाग 3 जो पूरक पठन का है, विभाग 4 व्याकरण का है, विभाग 5 रचना विभाग का है। मैंने पूरक विभाग यहाँ पर लिखा नहीं है। तो विभाग 1 गद्य और पद्य, इसमें जो शब्द संपदा होती है वो 8 अंकों की होती है। विभाग 4 के अंतर्गत व्याकरण, उसके 14 के 14 अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। विभाग 5 के रचना विभाग के अंतर्गत 14 अंक, यानी इसमें पत्र लेखन 5 अंक का, गद्य आकलन 4 अंक का और कहानी लेखन 5 अंक का पाया जाता है। वो हम आसानी से 14 अंक ले सकते हैं। स्वमत के 10 अंक, आकलन 18 अंक भी पाठ का अध्ययन करने से सहजता पूर्वक प्राप्त हो सकता है। यानी हमने देखा है शब्द संपदा यानी गद्य और पद्य मिलकर 8 अंक की, 14 अंक का व्याकरण, रचना विभाग 14 अंक का, यानी ये 28 और 8 कितने हो गए हमारे कुल मिलाकर, यानी 36 यानी 36 मार्क्स होते हैं। फिर भी हमें स्वमत 10 अंक का है और आकलन यानी गद्य में 4 अंक का, यानी पूरक पठन में 4 अंक का। इस तरह से हमें 4 और 4 8 और कविता का जो है उसमें से यानी टोटल गद्य पद्य और पूरक पठन मिलकर 18 अंक का आकलन है। तो उसका भी हम पाठ का अध्ययन करने से हमें अंक सहजता पूर्वक प्राप्त हो सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से हमें अंक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द संपदा, इसके अंतर्गत निम्नांकित सवाल पूछे जाते हैं। शब्द संपदा के अंतर्गत अभी वहां पर शब्द युग्म आता है, समानार्थी शब्द आते हैं, वचन बदलो या पहचानो आते हैं, परिच्छेद में आए अंग्रेजी उर्दू शब्द पहचानो, विलोम शब्द जिसे हम क्या विरोधी शब्द भी कहते हैं, शब्द वर्तनी आती है, मानक शब्द वर्तनी, उपसर्ग तथा प्रत्यय भी पूछे जाते हैं। शब्द समूह के लिए एक शब्द, कृदंत, तद्धित आदि बातें शब्द संपदा में सूचना ठीक पढ़ना आवश्यक होता है। तो यह हमें आती है, यानी इसमें से कोई भी पूछी जाती है, लेकिन ये लिखते समय मात्रा का ध्यान देना आवश्यक है। अभी ये पठित पाठ में से ही शब्द संपदा आती है, इसके और मैंने देखो स्टार किया हुआ है। तो ये आपके जो पाठ है, आपके पाठ्य पुस्तक में जो पाठ है उसके अंतर्गत से ही शब्द संपदा पूछी जाती है। और ये शब्द संपदा हम 5वीं कक्षा से हिंदी पढ़ते आए हुए हैं, तो वह हमें काम आती है। तो इस तरह शब्द संपदा में हमें पूछा जाता है। अभी शब्द युग्म और वचन, यहाँ पर मैंने अलग अलग तालिका बनाई है। तो शब्द युग्म कैसे होते हैं, मिलने जुलने, पीछे पीछे दो शब्दों के बीच में छोटी सी लकीर होती है, वह शब्द युग्म कहलाता है। उस परिच्छेद में शब्द युग्म कौन सा है आपको पहचानने के लिए कहते हैं। तब हमें ध्यान देना है कि दो शब्दों के बीच में छोटी सी लकीर हो तो शब्द युग्म कहलाता है। लेन देन, सीधा साधा। वैसे ही वचन, अगर आपको बेटा दिया है तो बेटे लिखने, एक वचन का बहुवचन करना है। गाड़ी, गाड़ियां, हम, मैं, गली, गलियां, ये वचन है, एक वचन से बहुवचन करना। वैसे ही हमें लिंग पूछा जाता है। गाय का बैल, बेटा, बेटी, लेखक, लेखिका, मित्र, सहेली। लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। समानार्थी शब्द यानी उसी शब्द का समान शब्द कौन सा है वह पूछा जाता है। आश्चर्य, अचरज, आंख, नयन, प्रथा, रिवाज, श्रम, मेहनत, ऐसे शब्द आते हैं। वैसे विलोम शब्द विशेष, सामान्य कहलाता है। एक ध्यान में रखो, विलोम शब्द जब हम लिखते हैं
तो वहां पर हमें गुणाकार की मात्रा का यानी जहां पर गलत हम जैसे कहते हैं तो क्रॉस का चिन्ह आना जरूरी है। अगर आपने वह नहीं किया तो आपका वो अर्थ हो जाएगा विलोम, यानी क्या, अपोजिट, यानी विरोधी शब्द। विरोधी शब्द होने के कारण यह चिन्ह देना आवश्यक है, नहीं तो अंक चले जाते हैं। तो मैंने क्या बताया, विशेष, सामान्य, सही, गलत, आमदनी, खर्चा, प्रत्यक्ष, परोक्ष, बेचना, खरीदना, ऐसे विलोम शब्द मैंने उदाहरण के तौर पर दिए हैं। शब्द वर्तनी और मानक वर्तनी, यानी जो गलत शब्द लिखा गया है तो उसे, जैसे चुटकारा, चुटकरा तो छुटकारा, च के बदले छ आ गया, मुश्किल, मुश्किल, सम्मेलन, सम्मेलन, परसान, परेशान, प्रार्थना, प्रार्थना, यानी गलत दिया होता है उसे सही करना होता है, मानक वर्तनी में लिखना होता है। उपसर्ग यानी आगे जो लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। आत्मा, आत्मा के आगे पर ऐसे लगाए तो परमात्मा हो गया। परिवार, स लगाए सपरिवार। शासन, अनुशासन। मान, अभिमान। बल, दुर्बल, यानी शब्द के आगे लगने वाला उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय, उसे यानी शब्द के पीछे लगने वाला। पत्थर का पथरीला हो गया। कायर, कायरता हो गया। योग्य से योग्यता हो गई। अर्थ से आर्थिक हो गया। नौकर से नौकरी हो गई। इस तरह से यहाँ पर मैंने तालिका बनाकर विलोम शब्द, मानक वर्तनी, उपसर्ग, प्रत्यय के बारे में आपको कहा है। वैसे ही अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा ने ऐसे भी पूछा जाता है शब्द संपदा में। जैसे वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, तो चिड़ियाघर। जहां मुफ्त में भोजन मिलता है, लंगर या भंडारा। दूसरों के उपकार या भलाई का काम, उसे परोपकार कहते हैं। ऐसी बात जहां केवल अपना हित हो, यानी हित जहां है वहां पर यानी अपना फायदा हो, वैसे तो वो बात लिखनी है। यह धन जिससे कोई व्यवसाय आरंभ किया हो तो वो पूंजी है। तो यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द जैसे कहा गया है, वैसे कृदंत और तद्धित भी पूछा जाता है। आपके पाठ्य पुस्तक में कृदंत और तद्धित यानी पाठ्य पुस्तक के पीछे ही है, अंत में है आपके, तो वहाँ तो समझना, समझना से कृदंत समझदार होता है। चाहना से चाहत होती है। खींचाव से खींच होती है। मूल जो शब्द आता है, मिल से मिलावट, आवट करते लगता है। पढ़ना से पढ़ाकू होता है। तद्धित, तद्धित तो वहां पर साहित्य से साहित्यिक, इक प्रत्यय लगा है। विलायत से विलायती, समाज से सामाजिक, प्रभाव से प्रभावित, ऐसे कृदंत तद्धित होते हैं। इस तरह से हमने शब्द संपदा में क्या क्या आता है उसके बारे में पढ़ाई की। अभी हमें व्याकरण की ओर देखना है जो 14 अंक का है। हिंदी व्याकरण, उसके अंतर्गत शब्द भेद, अव्यय, संधि, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, काल परिवर्तन, वाक्य भेद और वाक्य शुद्ध, ऐसे 11 तरह के हमें सवाल व्याकरण में पूछे जाते हैं। तो उसके बारे में हम थोड़ी जानकारी लें, कैसे करना है। अभी व्याकरण जो है वो 14 अंक का है। आपको यहाँ देखा होगा कि व्याकरण की कृतियां लिखते समय हमें यानी मात्रा की ओर ध्यान देना आवश्यक है। शब्द या वाक्य बराबर होने पर भी व्याकरण की दृष्टि से गलत हो तो अंक काटे जाते हैं। प्रश्न पत्रिका में गलत शब्द या वाक्य हो तो अंक नहीं कटेंगे। देखो सूचना मैंने दी हुई है यहाँ पर वहां सही है और लिखते समय हम गलत लिख दिया तो हमारे अंक कट सकते हैं, क्योंकि ये व्याकरण का सवाल है। शब्द भेद 1 अंक के लिए होते हैं। यहाँ पर हमें सर्वनाम, विशेषण और सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की ओर ही ध्यान देना है। यहाँ शब्द भेद में 3 ही पूछते हैं, क्रिया के बारे में पूछते नहीं है। तो हमें वाक्य दिया है, मेरी बड़ी बहन ससुराल गई। तो बड़ी यहाँ अधोरेखित किया है, यानी आपको जहां डार्क में दिखा है बड़ी, तो बड़ी क्या है, विशेषण है। सोना बहुत महंगा है, तो सोना ये क्या है, यहाँ पर संज्ञा है, यानी सोना ये धातु है, वो बहुत महंगा है,
तो ये संज्ञा हो गई। तो हमें संज्ञा, विशेषण और सर्वनाम पहचानना आना जरूरी है। तो हमें वाक्य न लिखकर उसका नंबर लिख दिया और उत्तर जो है बड़ी बड़ी क्या है, विशेषण है, वह लिख दिया तो भी चल सकता है। यानी उत्तर लिखते समय हमें उस शब्द भेद का एक अंक, पहला है दूसरा है, वो लिखना जरूरी है। वैसे ही हम मुंबई से बड़ौदा चले गए, तो हम ये क्या है, सर्वनाम है। उत्तर लिखते समय प्रश्न का क्रमांक यहाँ पर मैंने सूचना भी दी है, और सिर्फ उत्तर लिखे जिसमें अधूरे रेखांकित शब्द शामिल हो। जहां रेखांकित या बड़ी है वहां पर सोना है, हम है, यह शब्द और उसके साथ साथ वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, वो लिखना जरूरी है। परीक्षा में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ही पूछा जाता है। यह अगर हमें प्रैक्टिस करनी है तो हमारे पाठ्य पुस्तक क्रमांक 23 और 14 देखें, जिसमें शब्द भेद के बारे में उदाहरण प्राप्त होंगे। अव्यय, एक अंक का। यहाँ पर आपको अव्यय का शब्द दिया जाता है और उसके अनुसार आपको वाक्य करना होता है। जैसे दिया हुआ है बल्कि, राम नहीं बल्कि उसका भाई श्याम था। अब ये श्याम मैंने लिखा है, तो श्याम लिखते समय भी ध्यान रखें कि श्याम सिर्फ य जोड़ने से व्यक्ति का नाम होता है, लेकिन सिर्फ श लिखेंगे तो संध्याकाल, यानी मराठी में कहते हैं संध्याकाल, तो वो हो जाता है। तो हम लिखते हैं तभी भी हमारी गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसलिए व्यक्ति का नाम लिखते समय अकारी या आकारी लिखे ताकि गलती ना हो, या खुद का नाम लिखे, अपना नाम तो हम गलत नहीं लिख सकते। तो वैसे हम वाक्य लिखने पर जो शब्द दिया है उसे अधोरेखांकित करें या उसे चौखट लगा दिए, यानी बॉक्स करें। दूसरा शब्द दिया है वाह, उद्गारवाचक चिन्ह है, देखो यहाँ पर वाह, क्या बात कही है। तो ये है हमें पूछा नहीं जाता है अव्यय कौन सा है, हमें ध्यान रखना है कि अव्यय के अनुसार हमें वाक्य करने हैं। तीसरा है धीरे धीरे, कछुआ धीरे धीरे चलता है, गाड़ी धीरे धीरे चलती है, वह मनुष्य धीरे धीरे चला जा रहा था। ऐसे अलग अलग उदाहरण देकर धीरे धीरे शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। चौथा है और, यहाँ पर देखो एक ही मात्रा है, और यानी दूसरी तरफ दो मात्रा हो तो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है, जिसे अंग्रेजी में एंड कहा जाता है। तो ये और का वाक्य क्या हो गया, साधु नदी के ओर गए, के और यानी का की के, ये संबंध सूचक है। यानी हमें अव्यय पता होने चाहिए कि हमें अव्यय कितने हैं, 4 अव्यय है। तो 4 अव्यय कौन से, क्रिया विशेषण, क्रिया के बारे में जानकारी देने वाले शब्द क्रिया विशेषण, दो व्यक्ति, दो वस्तु या दो जगह का संबंध या जगह वस्तु का संबंध दिखाते हैं, का की के रा री रे, वो संबंध सूचक हो जाता है। उद्गारवाचक चिन्ह आता है, वो क्या होता है, विस्मयादि बोधक होता है। और दो वाक्यों को या दो शब्दों को जोड़ा जाता है, वो क्या होता है, समुच्चय बोधक अव्यय। यह शब्दभेद का अविकारी प्रकार है और शब्दभेद विकारी। इसके अंतर्गत क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध सूचक और विस्मयादि बोधक अव्यय आते। परीक्षा में केवल अर्थपूर्ण वाक्य लिखना आवश्यक है, प्रकार नहीं। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, तो हमारे पाठ्य पुस्तक में क्रमांक 41 में यह दिया हुआ है, तो उसके अंतर्गत हम हमारे स्वाध्याय उसका कर सकते। संधि एक अंक के लिए होता है। इसके अंतर्गत संधि प्रकार, संधि विच्छेद तथा शब्द आते हैं। जिस प्रकार तालिका दी है, मैंने नीचे दी है, वैसी ही तालिका आपको बनानी है। संधि के 3 प्रकार है, एक स्वर संधि, 2 व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। अ से अम तक संधि विच्छेद में आने पर वह स्वर संधि होती है। मैंने सामान्य रूप से पहचानने के लिए दिया हुआ है, वैसे तो उसके अलग अलग बहुत सारे नियम हैं। दूसरा है क से ज्ञ ज्ञ, यानी न्य मराठी में व्यंजन विच्छेद में आने पर उसे व्यंजन संधि कहलाते हैं। संधि विच्छेद में विसर्ग आने पर विसर्ग संधि होती है। यह पहचानने के लिए मैंने आपको दिया है। तालिका होती है, उसमें 2 पूछा जाता है, उसमें से 1 लिखनी होती है। जहां पर संधि विच्छेद दिया होता है, संधि का प्रकार तो आपको अच्छी तरह से आधा अंक मिल जाता है, वहां शब्द लिखिए।
लेकिन जहाँ शब्द हो और संधि विच्छेद पूछा गया है तो हमारी वहां गलती होती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा हम शब्द जहाँ यानी संधि विच्छेद दिया है और शब्द लिखना है वैसे ही करें। अगर आपको दोनों ही आते हैं तो दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन मात्रा के और ध्यान दें। पाठ्य पुस्तक में इसका यानी 31 पेज पर आपको संधि दी हुई है। वैसे सहायक क्रिया ये 1 अंक के लिए है। परीक्षा में लिखते समय वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। तालिका में सहायक क्रिया और मूल क्रिया कौन सी है इसका उल्लेख अवश्य करें। नीचे मैंने दिया हुआ है, देखो, सहायक क्रिया और मूल क्रिया। मात्रा के और ध्यान रहे। बार बार व्याकरण के सवाल में मैंने बार बार कहा है कि मात्रा के और ध्यान दे, क्योंकि ये व्याकरण का सवाल है। सहायक नाम से ही यह क्रिया को सहायता करती है, ये जान पड़ता है। सहायता यानी क्या? मदद। यानी ये हमें कहाँ पर मिलेगी प्रैक्टिस करने के लिए? पुस्तक में 87 पेज है, वहां पर आपको सहायक क्रिया प्राप्त होगी। आपके वाक्य में देखो उदाहरण दिया है, हम सभी समुद्र के ओर दौड़ पड़े। दौड़ और पड़े दोनों क्रिया है। दौड़ना मूल क्रिया है और उसे सहायता करने के लिए पड़े ये शब्द दिया है। तो सहायक क्रिया कौन सी है? पड़े। एक ध्यान में रखो, अंत में जो होती है वो सहायक क्रिया होती है। मूल क्रिया क्या है? पढ़े की पढ़ना शब्द लिखना है, दौड़ ऐसे लिखना नहीं है, मूल क्रिया वो लिखनी नहीं है। तो हमने जो सहायक क्रिया चुनी है उसका ही मूल शब्द लिखना है। दूसरे वाक्य में नदी के तरफ चले आओ, तो आओ ये अंतिम क्रिया है, यानी वो सहायक क्रिया है। तो आओ यानी आना, ये उसकी मूल क्रिया होगी। चाय पी लीजिए, लीजिए ये सहायक क्रिया है, उसका मूल शब्द है लेना। यानी सहायक क्रिया के लिए आधा अंक है, मूल क्रिया के लिए आधा अंक है। तो आसानी से हमें सहायक क्रिया का अंक भी मिल जाता है। तो हमें अभी प्रेरणार्थक क्रिया 1 अंक के लिए यहाँ पर भी तालिका बनाना जरूरी है। मात्राओं के और ध्यान रखें। एक रूप गलत हो तो आधा अंक और दोनों बराबर हो तो 1 अंक। देखो, 2 पूछे जाते, आधा आधा अंक है। क्रिया दी जाती है, प्रथम प्रेरणार्थक रूप और द्वितीय प्रेरणार्थक रूप आपको लिखना होता है। पाठ्य पुस्तक में आपको ये 96 पेज पर आपको यानी स्वाध्याय के लिए ये मिल सकता है। यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं क्रिया के, और वो प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कैसे होंगे। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ढ दिया हुआ है, ड नहीं दिया हुआ है, इसके और भी ध्यान दे। बैठना, बिठाना, बिठवाना। सोना, सुलाना, सुलवाना। देखना, दिखाना, दिखवाना। देखो यहाँ पर दे है, मात्रा है, और वहां पर दी हो गया है उसका। खाना ये आकारी है तो इकारी हो गया, खाना, खिलाना और खिलवाना। यानी ये भी हमें ध्यान रखना है कि वाक्य में हम प्रयुक्त कैसे करते हैं। खाना, खनाना ऐसे नहीं करते हैं, तो खिलाना और खिलवाना ऐसे करते हैं। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक का 1 अंक हमें आराम से मिल सकता है। बाद में मुहावरे, मुहावरे पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी 2 तरह के मुहावरे पूछे जाते हैं। मुहावरों के लिए भी 1 अंक है। मुहावरे के अर्थ को आधा अंक है और वाक्य के लिए आधा अंक होता है। वाक्य अर्थ यानी पूरा होना आवश्यक है, जिसमें मुहावरे का समावेश हो। अब वाक्य अर्थ पुराना, यहाँ पुराना शब्द है, अर्थपूर्ण होना चाहिए। यानी आप उपयोग वाक्य में करें तो वहां पर अर्थ का इस्तेमाल ना करें, तो मुहावरे का इस्तेमाल करें, और जो आपने वाक्य लिखा है वो अर्थपूर्ण मीनिंगफुल होना चाहिए। सर्वनाम से वाक्य ना हो। मैंने, उसने, उसका, ऐसे वाक्य का शुरू यानी ऐसे वाक्य से शुरुआत ना हो। व्यक्ति का नाम दे, यानी व्यक्ति का नाम का उल्लेख करे। व्यक्ति का नाम उल्लेख करते समय भी ह्रस्व दीर्घ जो है हमारी पहली मात्रा और दूसरी मात्रा में गलती हो सकती है। इसलिए अकारी, आकारी, रमन, छगन, मगन, माला वगैरह जो है उसका प्रयोग करें, ताकि नाम लिखते समय भी हमारी गलती ना हो। तो एक जो है मुहावरा का प्रकार, आधा अंक उसके अर्थ के लिए है, आधा अंक उसके वाक्य के लिए है। तो मात्राओं की ओर ध्यान दें। बार बार मैंने हर जगह पे लिखा है। पाठ्य पुस्तक में हर पाठ, कविता, पूरक पठन में जो मुहावरे है उसका संग्रह करें। हमारे पूरे पुस्तक में पूरे 24 मेरे ख्याल से
मुहावरे है उसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग करें। पाठ्य पुस्तक क्रमांक 79 पर भी मुहावरे कैसे इस्तेमाल करने हैं वो हमें दिया है। वैसे ही दूसरा विभाग पूछा जाए, जैसे एक उदाहरण दिया है मैंने, पानी उतर जाना यानी बेइज्जत होना। गलती होने के कारण रमेश को अपने मालिक से पानी उतर जाना पड़ा। ऐसे अर्थपूर्ण वाक्य दिया है। वहां पर मैंने बेइज्जत होना ऐसे इस्तेमाल नहीं किया, तो रमेश इस्तेमाल किया है। यहाँ पर रस्व दीर्घ की गलती नहीं होगी। यानी जो भी वाक्य देंगे वो अर्थपूर्ण और छोटा से छोटा हो, बड़ा वाक्य देने की जरूरी नहीं है, लेकिन वाक्य अर्थपूर्ण हो। वैसे अथवा आता है। अथवा में आपको मुहावरा दिया होता है। उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पर आपको वाक्य दिया होता है, वाक्य के अंतर्गत यानी उस मुहावरे का अर्थ दिया होता है और अर्थ जो है उसकी जगह मुहावरा डालना है। आपको कोष्टक में मुहावरे भी दिए होते हैं, 2 मुहावरे दिए होते हैं, एक वाक्य दिया होता है, तो उचित मुहावरे का प्रयोग वहां पर करना होता है। और मेरे ख्याल से बच्चों यानी ये आपके लिए ज्यादा आसान है। 80% आपको दिया हुआ है, वाक्य भी दिया हुआ है और उसके सामने मुहावरा भी है, मुहावरे का अर्थ भी है। आपको सिर्फ जहां पर मुहावरे का अर्थ है और उस अर्थ का मुहावरा कोष्टक में दिया है वो इस्तेमाल करना है, और वाक्य जिस काल में हो उस काल में ही आपको मुहावरा लाना है। जैसे जहां अधोरेखित होता है वहां उचित मुहावरे का चयन करना आवश्यक है। यह भी आपको प्रैक्टिस करना है, तो आपके पाठ्य पुस्तक में 64 पेज पर आपको दिया गया है, तो ये ध्यान में रखें। तो इस तरह से आपको एक उदाहरण दिया है, काकी को देखते ही पंडित जी क्रोध में आ गए। क्रोध में आ गए तो वहां पर आपको ब्रैकेट में दिया होगा तिलमिला गए, और दूसरा कोई मुहावरा दिया है, तो वहां तिलमिला गए तो काकी को देखते ही पंडित जी तिलमिला गए। अभी ये जो है वो यानी भूतकाल का है, तो भूतकाल में ही आपको मुहावरा वहां प्रस्तुत कर। तिलमिला जाना ऐसे दिया होगा तो तिलमिला जाना वैसे के वैसे वहां पर इस्तेमाल नहीं करना है। तो आपके वाक्य के अनुसार, वाक्य में जो काल दिया है उसके अनुसार आपको मुहावरा इस्तेमाल करना है। तो ये ज्यादा अथवा वाला जो चयन करने वाला मुहावरा का इस्तेमाल करना है वो ज्यादा आसान होता है, तो उसमें आपको अच्छी तरह से अंक प्राप्त हो सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि कारक, वहां पर कारक के लिए भी हमें पूछा जाता है। तो कारक चिन्ह कीजिए। कारक 1 अंक के लिए होता है, तो आधा अंक भेद के लिए होता है और आधा अंक कारक के चिन्ह के लिए होता है। उसके लिए भी तालिका अवश्य करें, मात्राओं की ओर ध्यान दें। बार बार देखो, हर प्रश्न में मैंने मात्राओं की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। पहले तो आपको तालिका अच्छी तरह से इन्हें करनी है, और कारक चिन्ह और उसका भेद जो है वो आपको मुखोद्गत होना जरूरी है। आपके सामने मैंने वो कौन कौन से कारक है, उसके भेद क्या है वो भी, और चिन्ह कौन से है ये सामने रखे। जैसे नहीं कर्ता कारक का है, को कर्म कारक का है, से करण कारक जिससे साधन का बोध होता है, के लिए संप्रदाय कारक है। से देखो यहाँ पर करण कारक का भी से है और अपादान कारक का भी से है, तो अपादान कारक के आगे अ लगाओ यानी जुदा होना, अलग होना, ये दिया हुआ है। का की के ये संबंध कारक का है। पर और में अधिकरण कारक में आते हैं, अरे संबोधन कारक में आते हैं। ये आपको तालिका पूरी तरह से मुखोद्गत होना जरूरी है, तो ही आप अच्छी तरह से पहचान सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक दिया हुआ है आपको, पर्यटन में बहुत ही आनंद मिला। अभी ये वाक्य दिया है, वाक्य लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ तालिका बनाए। पर्यटन में है, अभी ये में अधिकरण कारक का है, ये हमें पता चलना चाहिए। दूसरा है नहीं, यानी करामत अली ने हाका भरते हुए कहा। तो अली नहीं, करामत अली ने, कर्ता कौन है यहाँ पर? करामत अली, तो ने प्रत्यय लगा है, कारक का चिन्ह ने है, तो वो कर्ता कारक का है। तो 1 अंक के लिए हमें पूछा जाता है, 1 लिखना होता है, तो हमें कारक चिन्ह के लिए आधा अंक है और भेद के लिए आधा अंक है। तो अच्छी तरह से तालिका बनाइए, अच्छी तरह से लिखिए, और आप लिखते समय जल्दबाजी न करिए, और आपका हस्ताक्षर भी सुवाच्य होना जरूरी है, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ सके। कारक के बाद आता है
यानी हम देखेंगे तो विराम चिन्ह। तो विराम चिन्ह जो है, उत्तर लिखते समय प्रश्न क्रमांक डालकर उत्तर लिखिए। यानी यहाँ विराम चिन्ह पूछा जाता है तो पहला लिखा या दूसरा लिखा, तो एक नंबर का लिखा है तो एक अंक ही आना चाहिए। विराम चिन्ह कब कौन सा आता है इसका पता होना आवश्यक है। सभी विराम चिन्ह मालूम होना आवश्यक है। एक वाक्य में 2 या कभी कभार 4 विराम चिन्ह का भी उपयोग होता है। मात्रा की ओर ध्यान अवश्य दे। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ। तो यहाँ पर देखो, मैंने कराहते हुए पूछा, अल्पविराम आ गया, बाद में 2 अवतरण चिन्हों में वो लिखा गया मैं कहाँ हूँ, और बाद में प्रश्न चिन्ह गया, यानी प्रश्न चिन्ह लगाया गया और अवतरण चिन्ह जो है वो पूरा किया गया। तो इस तरह से जैसे अंग्रेजी में पंक्चुएशन होता है, वैसे ही हिंदी में विराम चिन्ह का उपयोग करना जरूरी है। वाक्य पूर्ण होता है तो पूर्ण विराम देते हैं, सवाल पूछा जाता है तो प्रश्न चिन्ह है, उद्गार किए जाते हैं तो उद्गारवाचक चिन्ह है, अवतरण में एक यानी इकार्य अवतरण और डबल अवतरण, जहां वाक्य हो, डायलॉग हो जैसे, तो डबल अवतरण आते हैं, और उसके पहले अल्प विराम लगता है। बहुत सारी वस्तुएं दी होती है तो अल्प विराम लगता ही जाता है। दूसरा है वाह आपने तो गजब कर दिया। यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है तो आपको उत्तर लिखते समय वाह के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह है, आपने तो गजब कर दिया वाक्य पूर्ण करना है। तो ये आपको प्रैक्टिस के लिए पाठ्य पुस्तक में क्रमांक 9 में आपको विराम चिन्ह के बारे में बताया है। तो विराम चिन्ह आपको कौन से है और कहाँ इस्तेमाल करने हैं इसकी जानकारी होना अवश्य है। बाद में आता है काल परिवर्तन। अब तक एक अंक का ही आपको पूछा गया, अभी काल परिवर्तन 2 अंक उत्तर लिखकर कोष्टक में सूचना लिखना आवश्यक है। यहाँ पर सवाल नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन आपने जो काल परिवर्तन किया है वो उत्तर का वाक्य और उसके बाजू में कोष्टक में कौन से काल में किया है वह लिखना जरूरी है। उदाहरण दिया है, रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल होती है, अपूर्ण वर्तमान काल में लिखना है। तो यहाँ रूपा दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही है, यानी होने की क्रिया है, वर्तमान काल है। अपूर्ण काल यानी वो क्रिया पूर्ण नहीं हुई। तो यहाँ पर मैंने प्रश्न है, उत्तर नहीं लिख यानी उत्तर यानी प्रश्न नहीं लिखा, सिर्फ उत्तर लिखा, लेकिन उत्तर के बाजू में मैंने कोष्टक में अपूर्ण वर्तमान काल लिखना जरूरी है, यानी कौन से काल में आपने परिवर्तन किया है वह लिखना आवश्यक है। दूसरा है, मैं गंध तो नहीं बेचूंगा, सामान्य भूतकाल। तो सामान्य भूतकाल में ये वाक्य कैसे करेंगे, मैंने गंध नहीं बेचा, सामान्य भूतकाल। अभी इसकी भी प्रैक्टिस करनी है तो आपको 48 पेज नंबर 48 आपके पुस्तक में यानी हिंदी के पुस्तक में आपको 48 पेज पर मिलेगा। काल जो है 3 काल है मुख्य, भविष्य काल, भूतकाल और वर्तमान काल। हम ऐसे क्रमक से देखेंगे तो भूतकाल जो बीता हुआ है, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो होने वाला है वो भविष्य काल। इस समय हमें 3 मुख्य काल है और 7 उसके प्रकार है, सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण। सामान्य, अपूर्ण और पूर्ण भूतकाल में और वर्तमान काल में ही आएंगे। भविष्य काल का सिर्फ एक ही काल सामान्य काल होगा, यानी 7 कालों की हमें जानकारी होनी जरूरत है, यहाँ पर ध्यान रखें। अभी हम जाएंगे वाक्य भेद के ओर। काल परिवर्तन हमें 2 अंक के लिए है, वैसे वाक्य भेद 2 अंक के लिए। वाक्य भेद इसमें रचना के आधार पर जो होता है वो 1 अंक के लिए है, और अर्थ के आधार पर होता है वो 1 अंक के लिए है। अभी हम देखेंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, तो 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है, ये मिश्र वाक्य है। गाय ने दूध देना बंद कर दिया है क्योंकि वह बूढ़ी हो गई है, ऐसे जो वाक्य होता है यानी वो मिश्र वाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य इसका मतलब है एक वाक्य दूसरे वाक्य पर अवलंबित होता है, वो संयुक्त वाक्य 2 वाक्यों को जोड़ते हैं। अपनी यानी हम टैक्सी में बैठे और टैक्सी दौड़ पड़ी, ये और से वाक्य जोड़ा गया है। मिश्र वाक्य में अलग अलग वाक्य होते हैं,
यानी एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ कोई संबंध नहीं होता है तो मिश्र वाक्य ऐसे भी होते हैं। तो हमें सरल वाक्य, मैंने खाना खाया वगैरह जो है वो सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य यानी हम ध्यान रखना है कि दो वाक्य जोड़े जाते हैं, और मिश्र वाक्य उसमें अलग अलग प्रकार आते हैं, यानी उसमें सरल वाक्य भी आ गया, संयुक्त भी आ गया। ऐसे एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ अलग कर दिए तो उसका संबंध भी नहीं होता है, वैसे वाक्य जोड़े जाते हैं, वो मिश्र वाक्य है। तो हमें वाक्य के भेद पहचानने होते हैं कि वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य में है, मिश्र वाक्य में है या संयुक्त वाक्य में, वही सिर्फ देना होता है। तो वाक्य लिखिए और उसका प्रकार लिखिए, उसके लिए आपको 1 अंक मिलेगा। बाद में अर्थ के आधार पर तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। कोष्टक में सूचना दिए आज्ञार्थक वाक्य ने जहां पर आज्ञा दी है वैसे वाक्य करना है। तुम अपना ख्याल रखो, आज्ञा दी है वैसे वाक्य, यानी अर्थ नहीं बदलना, वाक्य दिया है उसका अर्थ वैसे ही रखना है। दूसरा है मानो इतना ही बोल सकी, प्रश्नार्थक वाक्य करना है। इतना ही बोल सकी मानो, यानी ये प्रश्न हो सकता है। क्या इतना ही बोल सकी मानो, ये भी चल सकता है। कितना सुहावना मौसम है, विस्मयार्थक वाक्य करना है, आश्चर्य होना चाहिए, वाह कितना सुहावना मौसम है, तो ये विस्मयार्थक हो गया। अर्थ के अनुसार वाक्य के कितने भेद है, 8 भेद है। तो 8 भेद में से कोई भी एक वाक्य आपको लिखने के लिए पूछा जाता है। वैसे निषेधात्मक वाक्य जैसे नकारार्थी वाक्य भी जिसमें न या इसमें मनाही होती है, वैसे नकारार्थक वाक्य भी आ सकता है, प्रश्नार्थक, आज्ञार्थक, संदेहार्थक, ऐसे अलग अलग प्रकार है। तो उसमें से कोई भी प्रकार आ सकता है। इसके लिए आपको पेज नंबर 57 देखेंगे तो आपको यहाँ पर अर्थ के आधार पर किस तरह से इस्तेमाल किया गया है या करना है, वहां पर आप देख सकते हैं। और पाठ्य पुस्तक के पीछे भी आपको व्याकरण, रचना विभाग पूरी तरह से दिया है। जो भी है आपके पाठ्य पुस्तक में ही है, पाठ्य पुस्तक के बाहर कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको पढ़ाई करनी है तो पाठ्य पुस्तक के ही करनी है। अंतिम है वाक्य शुद्ध, इसके लिए भी 2 अंक है। हर वाक्य में 2 गलतियां होती है, उसे सुधार कर उसके नीचे अधोरेखांकित करना आवश्यक है। जो वाक्य दिया है वो नहीं लिखा तो भी चल सकता है, लेकिन उत्तर लिखते समय जो आपने सही शब्द किया है उसके नीचे अधोरेखित कीजिए। एक गलती सही की तो आधा अंक, और दोनों गलतियां सही की तो 1 अंक आपको मिल जाता है। अभी ये वाक्य जो है कैसे हम देखते हैं, तो लिंग, वचन और कारक तथा मात्राओं के बदलाव से वाक्य शुद्ध होता है। लिंग स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग दिया होता है, एक वचन है तो बहुवचन दिया होता है, कारक है ने को, से को वगैरह, जैसे मैंने आपको तालिका दी है उसमें भी बदलाव आते हैं। कभी कभार यानी में, कहा, की, ऐसे जो यानी मात्रा अलग अलग है, पहली मात्रा दूसरी मात्रा, और उसके अर्थ भी अलग होते हैं, वैसे शब्द भी दिए जाते हैं वाक्य शुद्ध करते हैं। हम 2 आंख से देखते हैं, तो हम 2 आंखों से देखते हैं, आंख एक वचन है, आंखों से बहुवचन, यानी लिंग के वचन के कारण यहाँ बदलाव है। तो है यहाँ पर एक वचन होने के कारण वहां पर बिंदी नहीं आई है, बहुवचन होने के कारण आंखों से देखते हैं तो है पर बिंदी आएगी, यानी 2 यहाँ पर आंखों और है वो मैंने वहां पर अंडरलाइन करना है। दूसरा है मूछ बड़ा थी, मूछे बड़ी थी, यहाँ पर बड़ी और मूछे, यहाँ पर 2 और थी पर भी मात्रा लगी है, ये ध्यान में रखें। तो यह आपको वाक्य शुद्ध करना है तो पृष्ठ क्रमांक 73 पर आपको वहां पर पाठ्य पुस्तक में दिए। इस तरह से 14 अंक व्याकरण में किस तरह से हम पाएंगे, तो इसकी हमने तैयारी की है। अच्छी तरह से देखने पर हमें व्याकरण के 14 अंक मिल ही जाते हैं। अब हम बढ़े रचना विभाग की ओर। रचना विभाग में हमें मार्क यानी अंक कहाँ मिलते हैं, पत्र लेखन में 5 अंक मिल सकते हैं, अच्छी तरह से ध्यान दे तो। गद्य आकलन 4 अंक का है, कहानी लेखन 5 अंक का है। तो ये तीनों के बारे में ही मैं यहाँ पर यानी अपना जो 35 वाला मिशन है वहां पर देखूंगी। पत्र लेखन के 2 प्रकार है, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप तो दिनांक आवश्यक है,
प्रति, पद, पता, ईमेल यह बराबर हो तो आपको यहाँ पर ईमेल और विषय यानी ये जो है मैंने आपके सामने दिया है दिनांक, दिनांक लिखते समय आप अच्छी तरह से लिखें। यानी आपकी परीक्षा मार्च में है, अप्रैल में है या मई में है तो वही माह डालना है, वैसे जरूरी नहीं है। विषय के अनुसार आप दिनांक लिखिए, लेकिन भविष्य की दिनांक मत लिखिए। प्रति या सेवा में हम लिख सकते हैं। पद कौन सा है, व्यवस्थापक है, अध्यापक है, वो पद है। पता हमें हमारे कृति पत्रिका में दिया होता है। ईमेल उस तरह से हमें तैयार करना है। ईमेल जो है वो अंग्रेजी में ही लिखिए, @google.com यानी gmail.com वगैरह, तो आप क्रॉस करके भी लिख सकते हैं। उसके बाद आता है विषय, मांग पत्र है, प्रार्थना पत्र है या कौन सा है, विषय क्या है वो छोटे से छोटे इसमें लिखना जरूरी है। महोदय लिखना है। बाद में विवेचन, विवेचन के अंतर्गत आरंभ का, मध्य का और समापन ये 3 परिच्छेद करने हैं। बाद में भवदीय, जो भी औपचारिक पत्र होता है उसमें भवदीय या भवदीया, अगर लड़की का नाम लिखा है तो भवदीया और उसके बाद में अल्प विराम लगाना जरूरी है। बाद में हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी वहां पर सिर्फ नाम लिखना है, हस्ताक्षर। और जहां पर मैंने अभी यहाँ पर नाम लिखा है वहां पर कृति पत्रिका में जो पूरा नाम दिया है वो लिखना है। बाद में भेजने वाले का जो पता है वहां पर आना चाहिए, यानी प्रति यानी जिसे भेजा जाता है वह, और प्रेषक का पता नीचे है, और वहां पर भी ईमेल आपको तैयार करनी है। इस पत्र में शिकायत पत्र आते हैं, प्रार्थना पत्र आते हैं और मांग पत्र आते हैं। तो एक उदाहरण हम देखेंगे। यहाँ पर एक उदाहरण देखते हैं। दिनांक 9 जुलाई 2020। प्रति व्यवस्थापक श्री बुक डेपो, आनंद नगर, नागपुर। नागपुर फिर सोलापुर वगैरह, हिंदी में जो पूर है वो पहली मात्रा के है, मराठी में दूसरी मात्रा के, इसलिए कृति पत्रिका में जैसे दिया है वैसे लिखने का प्रयास करें। अल्प विराम वगैरह जब तक हमारा पता पूरा नहीं होता तब तक पूर्ण विराम यानी दंड नहीं देना है। ईमेल, अभी श्री बुक डेपो है इसलिए श्री@gmail.com ऐसे ईमेल तैयार किया गया। विषय है पुस्तकों की मांग, मैंने शॉर्ट में लिखा। माननीय महोदय, अल्प विराम आ गया। मैं प्रतीक साने, पाठशाला के विद्यार्थी प्रतिनिधि के हैसियत से ग्रंथालय के लिए निम्नांकित पुस्तकों की आवश्यकता है। पेशिगी के तौर पर, पेशिगी यानी क्या, एडवांस, ₹200 भिजवा रहा हूँ। शेष रकम यानी उर्वरित यानी जो बची हुई है, सिर्फ 200 रुपए में मेरी किताबें नहीं आएंगी, तो शेष रकम पुस्तकें प्राप्त होने पर भिजवा दी जाएगी। पुस्तकों के नाम इस प्रकार, यानी ये पहला वाला हिस्सा हो गया प्रारंभ, पुस्तकों के नाम का दूसरा वाला हिस्सा मध्य हो गया। अभी पुस्तकों के नाम दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप पाठ पढ़ते हैं तभी लेखक के नाम भी होते हैं तो वो भी ध्यान रखना है। अगर वो भी नहीं याद आए तो आपकी पुस्तक कौन सी है, लोक भारती 10वीं कक्षा, लोक भारती 9वीं कक्षा, फिर आप डिक्शनरी भी मंगवा सकते हैं। ऐसे आपको वहां पर यानी जल्द यानी सुझाव होना चाहिए हमारे दिमाग में। अगर पुस्तकों के नाम नहीं दिए, मुझे पुस्तकों के नाम याद आते हैं, लेखक के नाम नहीं याद आते हैं, तो उस समय हमें यह ध्यान में रखना है। हमारी लोक भारतीय 10वीं कक्षा, अभी हम ग्रंथालय के लिए मंगवाते हैं तो 10 प्रतियां 5 प्रतियां जितनी है वो मंगवा सकते हैं। लोक भारती 9वीं कक्षा, लोक भारती 8वीं कक्षा या सुलभ भारती ऐसे हम दे सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, शब्दकोश ऐसे देना आवश्यक है, यानी वो हमारे ध्यान में जल्द से आना चाहिए अगर पुस्तकों के नाम नहीं दिए हैं तो। यहाँ पर मैंने दिए हैं पुस्तकों के नाम। सेवा सदन प्रेमचंद 4 प्रतियां चाहिए। कामायनी जयशंकर प्रसाद 3 प्रतियां चाहिए। मधुशाला डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की है, उसकी भी 3 प्रतियां चाहिए। किताब है हो तो प्रतियां है, वस्तु है तो नग है, तो ध्यान में रखनी है किताबों की प्रतियां होती है। अभी ये मजला हिस्सा हो गया। अंतिम जो है समापन का, तो उपर्युक्त पुस्तकें जल्द से जल्द, अभी ये जल्द से जल्द शब्द लिखते समय भी आप बराबर लिखे, जल्द जल्द लिखते हैं बहुत से छात्र, तो जल्द से जल्द भिजवा दी जाए। उचित छूट की अपेक्षा है। कष्ट के लिए क्षमा, धन्यवाद। भवदीय
अभी कष्ट के लिए क्षमा, भले वो प्रार्थना पत्र हो, शिकायत हो या फिर कोई भी पत्र हो, यानी अनौपचारिक यानी औपचारिक पत्र कोई भी हो, तो वहां पर कष्ट के लिए क्षमा, जैसे अंग्रेजी में थैंक यू ऐसे लिखा जाता है, वैसे ही कष्ट के लिए क्षमा हिंदी में आना जरूरी है। धन्यवाद देना जरूरी है। बाद में भवदीय या भवदीया। अभी आपने शुरुआत में प्रतीक्षा ने, यानी पत्र कौन लिख रहा है, प्रतीक्षा ने, तो यहाँ पर भवदीय के बाद हस्ताक्षर, हस्ताक्षर यानी क्या, उसका सिर्फ नाम आना चाहिए, प्रतीक। बाद में प्रतीक्षा ने उसका पूरा नाम आया, ब्रैकेट में यानी कोष्टक में क्या दिया, वो विद्यार्थी प्रतिनिधि है। फिर वो प्रतीक का कहाँ से उसने पत्र लिखा है, प्रेषक का पता आदर्श विद्यालय, गांधी मार्ग, नागपुर। ईमेल दिया है आदर्श यानी आदर्श विद्यालय का आदर्श, विद्यालय का वी दिया है @gmail.com। आपको ईमेल तैयार करना यानी आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिस करें। जो आपको पता दिया है उसके अनुसार दोनों ईमेल आने चाहिए, प्रतीक का ईमेल और प्रेषक का ईमेल। इस तरह से आपको मैंने एक उदाहरण दिया, आपको औपचारिक पत्र का, मांग पत्र है ये। वैसे ही आपको यानी अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत दिनांक है, यहाँ पर मेरा छूट गया, दिनांक के बाद ईमेल लिखना जरूरी है। अनौपचारिक पत्र में भी 2 ईमेल आएंगे। बाद में संबोधन, यानी ये अनौपचारिक पत्र हम रिश्तेदार हो, हमारे मित्र परिवार हो, उनके लिए हम लिखते हैं, तो संबोधन प्रिय होता है, पूज्य होता है, या जो कुछ है जिससे लिखता है वैसे संबोधन। बाद में अभिवादन, बड़ों के लिए हम सादर प्रणाम करते हैं या सप्रेम सादर प्रणाम करते हैं, प्रणाम या नमस्कार करते हैं। हमसे जो छोटे हैं उसे आशीर्वाद देते हैं, तो अभिवादन भी आना जरूरी है। बाद में प्रारंभ, विषय विवेचन और समापन, ऐसे 3 परिच्छेद आना जरूरी है। हस्ताक्षर, नाम, पता, ईमेल। वैसे इस पत्र के अंतर्गत पारिवारिक पत्र आते हैं। यहाँ पर भी मैंने एक उदाहरण दिया है कि दिनांक दिया है 15 सितंबर 2020, प्रिय प्रिया, सप्रेम नमस्ते। अभी हमारी यानी ये सहेली हो सकती है, बहन हो सकती है, यानी हम उम्र हो सकती है, इसलिए सप्रेम नमस्ते। जो हमसे बड़े हैं वो सादर प्रणाम होते हैं, शुभ आशीष उनका लिया जाता है, इसलिए सादर प्रणाम। हम सब लोग यहाँ कुशल पूर्वक है, तुम भी वहां कुशल होगी यह कामना करते हैं। आज के समाचार पत्र में तुम्हारा नाम देखा कि तुमने चित्रकला परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, यह जानकर मुझे बहुत आनंद हुआ। यानी आपको समाचार कहाँ से मिले, समाचार पत्र से मिले। अपनी इस विशेष उपलब्धि पर मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। तुमने अपने परिश्रम तथा प्रतिभा को कीर्तिमान किया है। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि भविष्य में भी तुम्हें इसी तरह की सफलता मिलेगी। अपने माताजी तथा पिताजी को सादर प्रणाम कहना, अभी माता और पिता है उसके तो सादर प्रणाम कहना। मुन्नी को मधुर प्यार, यानी मुन्नी छोटी है इसलिए मधुर प्यार। तुम्हारी सहेली, यानी सहेली को लिखा है इसलिए प्रिय प्रिया आया। तुम्हारी सहेली कौन है, पल्लवी। अभी बाद में हस्ताक्षर लिखा है पल्लवी, नाम दिया है पल्लवी राठौड़, 202 साई सदन, तिलक नगर, नासिक। यानी हमारे यहाँ पता पूरा हो गया। यहाँ पर हमें पल्लवी 3@gmail.com, और यहाँ पर भी आपको दिनांक के बाद वहां पर आपको डालना है। अभी प्रिया का है तो आपको ईमेल यहाँ पर तैयार करना है, तो priya@gmail.com यहाँ पर डालो। मेरे यहाँ पर छूट गया है, तो यहाँ पर आपको दिनांक के बाद आपको क्या करना है, ईमेल। यानी अनौपचारिक पत्र में भी 2 ईमेल आते हैं, ये ध्यान रखें। तो एक औपचारिक पत्र और एक अनौपचारिक पत्र आपके सामने मैंने पेश किया। वैसे गद्य आकलन 4 अंक का है। गद्य आकलन अच्छी तरह से पढ़े, उस पर आधारित प्रश्न तैयार करें जिसके उत्तर एक वाक्य में हो। यहाँ पर सिर्फ सवाल ही लिखना है, उत्तर नहीं। मात्राओं के ओर ध्यान दें और काल के ओर भी ध्यान दें। गद्य आकलन में जो काल है वही काल प्रश्न में होना आवश्यक है। प्रश्न होने के बाद प्रश्न चिन्ह अवश्य दें। यानी गद्य आकलन करते समय कौन से हमें सावधानी बरतनी है, इसके बारे में मैंने
दिया हुआ है। एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है, यानी आपको इस तरह से सवाल आता है, निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर गद्यांश में एक एक वाक्य में हो। यहाँ पर देखो सूचना दी हुई है, एक वाक्य में ही आपका उत्तर वो आना चाहिए, ऐसे सवाल करो। अभी आपको पहले गद्य आकलन जो दिया है वो अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते आपको ये सवाल करने हैं। मनुष्य सुख के पीछे लगा रहता है, सुख पाने की खुश बनने की वह जीवन भर कोशिश करता रहता है। जीवन में आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद उसे सुख मिलता है। यानी ये सब दिया हुआ है, अच्छी तरह से आपको पढ़ना है। अभी इसी पैराग्राफ पर, ये 2 आपके पैराग्राफ है, उस पर आधारित आपको ये सवाल करने हैं। मैंने आपको सवाल भी करके दिखाया, मनुष्य जीवन भर कौन सी कोशिश करता रहता है। उसके बाद में मैंने प्रश्न चिन्ह देना भूली नहीं है। तो कौन सी यहाँ पर सवाल आया, तो वहां पर आपका जवाब एक वाक्य में ही आना चाहिए, आपको जवाब नहीं लिखना है, सिर्फ सवाल ही करने हैं। उत्सव के दिन हमें कौन सी दुनिया में ले जाते, उत्सव के दिन हमें कौन सी दुनिया में ले जाते हैं, तो ये किसी आवश्यक का अनुभव नहीं करती वगैरह, कौन से दिन, यहाँ पर आपको पैराग्राफ पढ़ने से मिल सकता है। पूर्ति के पास बाद मिलने वाला सुख कैसा होता है, उत्सव का सुख किस तरह होता है। तो इस तरह से छोटे छोटे सवाल, 4 सवाल ऐसे करो। शीर्षक का सवाल कभी मत करो, वो मायने नहीं रखता। आपको छोटे छोटे सवाल करने हैं, प्रश्न बनाने हैं, उसके उत्तर लिखने नहीं है। प्रश्न बनाते समय काल का ध्यान अवश्य दे, मात्राओं की ओर ध्यान अवश्य दे, क्योंकि आपके सामने परिच्छेद है और वहां से लेकर आप लिख रहे हैं, तो आप लिखते समय पहली मात्रा दूसरी मात्रा की गलती ना करें। सवाल बनाने पर हमेशा प्रश्न चिन्ह देना आवश्यक है। जरूरी नहीं है कि सवाल जो है कौन, किसने वगैरह जो है शुरुआत में ही आना चाहिए। जहां पर आपका जवाब आता हो वहां पर आप सवाल दे सकते हैं। यह जो है गद्य आकलन, उसके भी आपके यानी पाठ के यानी आप पूरे पाठ्य पुस्तक के अंदर गद्य आकलन किस तरह से करना है, प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, वो आपके पाठ्य पुस्तक में पिछली और यानी पीछे की तरफ दिया हुआ है, तो उसकी भी आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से गद्याकलन के हमें 4 अंक मिल सकते हैं। कहानी लेखन 5 अंक का होता है। इस बार कहानी सिर्फ ढांचे के द्वारा ही पूछी जाएगी, कोई भी सुवचन या फिर आपको शब्द देकर आपको कहानी लिखने के लिए नहीं कहेंगे। तो कहानी लिखनी है तो मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखना आवश्यक है। शब्द गिनने नहीं है, एक तो 5 अंक के लिए आपका फुल स्केप पेपर 1 पूरा वो जरूरी है। फिर से 1 अंक यानी हम देखेंगे तो 1 अंक कहानी के लिए, 2 अंक उसमें 1 अंक का मुहावरे दिया जाए उसमें है, और सीख। अभी 1 अंक किसके लिए होता है, कहानी का शीर्षक, और सीख के लिए 1। 2 अंक जो है आपकी कहानी के लिए है, और 1 अंक आपने मुहावरे कौन कौन से इस्तेमाल किए गए हैं और भाषा कैसी है आपकी और व्याकरण, उसके लिए 1 अंक होता है। कहानी भूतकाल में ही होना आवश्यक है। कहानी में 3 परिच्छेद हो, जैसे मैंने प्रस्तावना, विषय विवेचन, समापन जैसे पत्र लेखन में कहा, वैसे ही कहानी में भी होना आवश्यक है। कहानी में जो पात्र अथवा स्थान हो उसे नाम देना आवश्यक है, उस जगह वैसे नहीं तो नाम दो, व्यक्ति हो या प्राणी हो तो उसे नाम दो, यानी आपको भी लिखने के लिए अच्छा होगा। सभी मुद्दों को लेकर कहानी पूर्ण की जाए। कहानी में कहावतें, मुहावरे, सुवचन हो तो हमारे कहानी को 4 चांद लग सकते हैं, कहानी को वो 4 चांद लग जाएंगे सॉरी, 1 अंक की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे को तैसा, यानी आपको ढांचा दिया है, उस ढांचे के अनुसार आपको कहानी कैसे लिखेंगे, तो निम्नलिखित मुद्दों पर आधारित कहानी 70 से 80 शब्दों में लिखिए, जिसमें सीख तथा शीर्षक आवश्यक। अभी जैसी करनी वैसी भरनी या जैसे को तैसा वैसे शीर्षक दिया है, आपके सामने एक कहानी लिखी है। अमलपुर नाम के गांव में एक किसान रहता था। देखो कहानी होती है वो भूतकाल में होती है, एक राजा था, एक रानी थी, थी थे, यानी हमें लिंग वचन भी ध्यान रखना है,
और कहानी कही तो भूतकाल में ही आती है। खेती में कुछ ना मुनाफा मिलने के कारण उसने गाय पाली हुई थी। जो दूध निकलता था उससे दही मक्खन बनाकर यानी पास में जो शहर था वहां जाकर बेचता था। यानी किसान दूसरा काम भी करता था वैसे और अपना गुजारा करता था। अब क्या हुआ, शहर में एक दुकानदार था, उसे इस किसान का यानी मक्खन बेहद पसंद था। उसने उसे रोज 1 किलो मक्खन मेरे यहाँ देकर जाने को कहा। इस बात से किसान भी खुश हुआ और उसने दुकानदार को 1 किलो शक्कर तथा अन्य सामग्री की खरीदारी की। मक्खन देने का यानी मक्खन देने का सिलसिला शुरू हो गया, बहुत दिनों तक चल रहा था। तब दुकानदार के ध्यान में एक बात आई कि किसान मुझे मक्खन कम दे रहा है। उसने तौल कर देखा तो 900 ग्राम ही मक्खन था। दुकानदार आग बबूला हो गया। यहाँ मुहावरा का इस्तेमाल किया। देखा, उसने किसान से यानी किसान की राह देखने लगा कि मैं मुझे रोज ये 900 ग्राम ही मक्खन देता है। जब हमेशा की तरह किसान मक्खन लेकर आया तो दुकानदार उसे गुस्सा करने लगा। पैसे तो बराबर लेते हो, पर 900 ग्राम ही मक्खन देते हो। ऐसे कहकर उसने उसके सामने ही मक्खन को तोला। वह मक्खन 900 ग्राम ही था। दुकानदार ने उसे ऐसी बेईमानी क्यों करते हो, ऐसे कहा। तब किसान ने कहा, सेठ जी, मेरे पास तो तोलने के लिए वजन ही नहीं है। आपसे ही तो 1 किलो शक्कर मैंने ली थी, उसी को द्वारा तौल कर मैं मक्खन देता हूँ। यह सुनकर दुकानदार का सिर शर्म से झुक गया। यहाँ पर भी मुहावरा आ गया। अपनी ही की बेईमानी से वह लज्जित हुआ, ये भी मुहावरा है, और किसान से माफी मांगी। सीख क्या होती है, जैसे आप करोगे वैसे ही आप फल पाओगे। यह सीख, और हमेशा ध्यान रखो, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे लिखा है शीर्षक, वैसे ही सीख है, जैसे आप करोगे वैसे ही आप फल पाओगे। तो वो वाक्य में हो गया। तो सीख के लिए 1 अंक है और 1 अंक शीर्षक के लिए। वो शीर्षक हमेशा यानी कहानी के पहले आना जरूरी है। कहानी भूतकाल में हो, एक आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत किया, तो इस तरह से कहानी लिखनी है तो आपको 5 अंक तो आराम से मिल सकते हैं। जो मैंने आपको यानी गद्य पद्य जिसमें शब्द संपदा आती है, शब्द संपदा, व्याकरण और रचना विभाग में यानी जो कुछ है, गद्य आकलन है, कहानी है, पत्र लेखन है, इसके द्वारा हम 35 तक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसकी तैयारी मैंने की है। वैसे हम देखेंगे तो स्वमत 2 अंकों का आता है। गद्य आकलन में हमें 3 परिच्छेद आते हैं। 3 परिच्छेद में 2 परिच्छेद जो है वो पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है और एक अपठित होता है, पठित और अपठित। वैसे और पूरक पठन में 2 आते हैं। तो वहां पर यानी 2 अंक के स्वमत होते हैं, उसकी तैयारी कैसे करेंगे? तो परीक्षा में गद्य तथा पूरक पठन के परिच्छेद में हमें उस परिच्छेद के आधार पर 2 अंक का स्वमत पूछा जाता है। हमें इसका जवाब हमारे मन से देना होता है। यह मत हमारा निजी होता है, इसलिए वह हाँ या ना में दे सकते हैं, पर उसका कारण भी हमें देना है कि हाँ किस लिए है और ना किस लिए है। पर हर बात को अच्छी तरह से हमें पढ़े तो हम हमारा स्वमत तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर हमें 8 पाठ है। इसमें से 2 पाठ इस वर्ष नहीं है, तो हमें सिर्फ 6 पाठ का स्वमत तैयार करना है। यानी कुल मिलाकर यानी गद्य में 5 ही पाठ है। यहाँ पर मैंने 8 दिया है, तो 5 पाठ है और पूरक पठन के जो पाठ है, ऐसे हमें इन पाठों की तैयारी करनी है। इस तरह अगर हम पढ़ाई करें तो अधिक से अधिक पुस्तक पढ़े और पाठ के नीचे जो स्वाध्याय दिया हुआ है उसे भी अच्छी तरह करें तो हम यश निश्चित कर सकते हैं। 100% उत्तीर्ण में यह शब्द संपदा, स्वमत, व्याकरण और रचना विभाग के 3 भाग अगर करें तो हम आसानी से 35 गुण प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह से मैंने तैयारी की है आपकी। 35 गुण आपको आसानी से कैसे मिल सकते हैं। हमारा मिशन 35 यह यहाँ पर हमने पूरा कर दिया है। अभी आपको कृति पत्रिका के अंतर्गत वो लिखना है और बार बार यह देखेंगे तो आपको यानी अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाएंगी।
धन्यवाद।